Good morning to all. Okay, so today once again I'm coming with a new video, chapter 4. So listen carefully. So the last video we have studied some topics. So in this video we will study another topic. Here I'm discussing one numerical with you. In that numerical, what is the statement? First of all, read. The statement is here. It is written here. Calculate the force acting on a body which changes the momentum of a body at the rate of 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या काम करना है? आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे जो लग रही है, विच चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जो मोमेंटम ऑफ द बॉडी को चेंज करेगी और उसका जो रेट होगा वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सोल्यूशन में ये बोला गया जो फोर्स होती है, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होती है वो आपके पास आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो फोर्स आती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। तो एफ आपके पास आएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 kg मीटर पर सेकेंड जो होता है आपके पास आता है 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की यूनिट्स ऑफ फोर्स होती हैं। फर्स्ट मेरे पास आती है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? ए फोर्स इज सेड टू बी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलेरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। मतलब जब आपके पास यूनिट मास है, यूनिट मास का मीनिंग होता है 1 kg मास, 1 ग्राम मास, इस तरह का कोई मास होता है। और जब उसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है वो भी यूनिट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं आप? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो इन सीजीएस सिस्टम जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो हमारे पास होती है डाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि एफ किसके बराबर होता है? एम ए के। देयर फॉर वन डाइन किसके बराबर हो जाएगा? मास की यूनिट आएगी ग्राम, एक्सेलेरेशन की यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपके पास बनेगा 1 डाइन होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपके पास ये आएगा 1 डाइन। तो 1 डाइन आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो आप ये बोलेंगे, यदि आपको कोई बोले कि 1 डाइन को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये बोलेंगे कि जब आपके पास 1 ग्राम मास था और उसने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस की, तो जो वहाँ पे फोर्स जनरेट हुई है वो आपके पास क्या हुई है? 1 डाइन के इक्वल हुई है। ठीक है, इसी तरह से जो आप इसमें एसआई सिस्टम होगा उसमें जो नेक्स्ट आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स होगी वो आपके पास आएगी न्यूटन। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स आपके पास आएगी न्यूटन, जिसको कैपिटल एन बोलेंगे। आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम ए के। तो जब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, व्हेन वी आर हैविंग ए मास ऑफ 1 kg इट विल प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Clear? So force is known as 1 newton. Clear it is. So next topic we will discuss here. So that is here a relation. Now we will find the relation between that Newton and dyne. So what we have to do, we have to find the relation between Newton and dyne. How we can prove that relation? You can see here we are having one force, and you know that one force is equal to what here? One force is equal to force is equal to F is equal to M into A. F is equal to M into A. F is equal to M into A. Force is equal to mass into acceleration. Now the unit is here Newton. Newton, okay. So unit of mass is 1 kg and acceleration unit is 1 meter per second square. So here 1 kg it will become here 10 raised to power 3 gram into 1 meter per second square. Okay, so what it will become here? Now meter we can change into centimeter, so 10 is to 3 gram into 10 raised to power 2 centimeter per second square. So now base is same, we can add the power, so it will become 10 raised to power 5 gram centimeter per second square. So it will become here 10 raised to power 5 dyne. Clear it is. So we can say that 1 newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. So
वी हैव टू कीप दिस थिंग इन अवर माइंड. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. इस तरह से जो है आप 1 न्यूटन को डाइन में ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो यूनिट्स ऑफ फोर्स आती हैं वो मेरे पास आती है ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स. देखो जब ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी की बात आएगी. तो आप ये भी बोल लेंगे कि ए फोर्स इज सेड टू बी ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन, जब उसके पास जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है इक्वल टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास. जब उसके पास यूनिट मास था और जब उसके पास यूनिट मास था और वहाँ पे जो है आपके पास जो फोर्स है वो जनरेट हो रही है, मतलब जब ग्रेविटी किसी चीज़ के ऊपर लगेगी तो ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स बनेगी. तो आप सीजीएस सिस्टम में ये बोलेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो ग्राम वेट के बराबर होती है और उसको ग्राम फोर्स भी बोल देते हैं. आपको पता है कि F इजिकल टू एम ए की इक्वल होता है. तो 1 ग्राम फोर्स जो होती है वो 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है. तो 1 ग्राम फोर्स होती है वो 980 डाइन के बराबर हो जाती है. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दस फोर्स इज सेड टू बी 1 ग्राम वेट ऑफ फोर्स. कब? जब देन इट इफ 1 kg of mass will produce an acceleration of 980 centimeter per second square. If mass of a 1 kg will produce an acceleration of 980 centimeter per second square, so that will known as 1 gram force. क्लियर इट इज. तो ये मेरे पास जो थी वो ग्रेविटेशन यूनिट फोर्स थी. ठीक है. अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंस क्या है आपके पास जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है उसके बीच में क्या डिफरेंस है. तो उसके बीच में डिफरेंस ये आता है कि जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. वो जो यूनिवर्स होगा वहां पे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है. बट ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगी. अब प्लेस टू प्लेस वेरी क्यों करेगी? क्योंकि ग्रेविटी वेरी करेगी. अब बात करता हूँ प्लेनेट टू प्लेनेट. यदि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की बात करें तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी. जैसे मून की बात करूं तो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी जो होगी वहां पे 1/6 होती है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ के. तो बोलने का मीनिंग क्या है कि जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि वो जो ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है. और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन यूनिट होती है वो आप जब एब्सोल्यूट यूनिट को जब आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ग्रेविटेशन यूनिट बन जाती है. मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं कि जब आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट को आप जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स. क्लियर. नेक्स्ट मेरे पास आता है कॉन्सेप्ट सम एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आपके पास जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है जैसे मैं बोल देता हूँ एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग ए बॉल. अभी कोई भी क्रिकेट प्लेयर है वो क्या काम करता है, जब भी आपके पास कोई बॉल आता है तो बॉल को अपने हाथ को पीछे हटाता है. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वो अपने हाथ को पीछे हटाता है तो टाइम इंटरवल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है. और जब टाइम इंटरवल इंक्रीज कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी. ठीक है. तो ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी ये एप्लीकेशन है. उसके अकॉर्डिंग जो एफ है वो आपके पास dp/dt के इक्वल होता है. जो फोर्स होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है. और ये आपके पास एप्लीकेशन आती है किसकी, इसमें ये बताया गया कि क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो अपने हैंड को पीछे करता है जब बॉल को क्या करते हैं आप कैच करते हैं. ठीक है. और उसको कोई भी इंजरी नहीं लगती है. ठीक है. कोई भी वो इंजरी नहीं लगती. आगे मेरे पास आता है द व्हीकल्स आर फिटेड विद द शॉकर्स. जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसको आप क्या काम करते हैं, उसके बीच में शॉकर्स लगे होते हैं जिनको आप स्प्रिंग बोलते हैं. तो जो शॉकर्स और स्प्रिंग लगे होते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि जो फ्लोर होता है किसी भी व्हीकल का जो फ्लोर होता है उसके ऊपर स्प्रिंग या शॉकर्स लगे होते हैं. जैसे उसको जर्क लगती है तो जो आपके पास जो जर्क होती है वो स्प्रिंग के होते 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 क्या करती है, ऊपर पहुंच जाती है फ्लोर के ऊपर. जब वो फ्लोर के ऊपर पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास जो है वो वहाँ पे वो फोर्स जो होती है वो लेस हो जाती है. ऐसा क्यों होता है कि चूंकि जब वो जर्क स्प्रिंग से पास करती है तो उस जर्क का टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है. और जब टाइम किसी चीज़ का बढ़ता है तो फोर्स वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है.
ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया, जो फ्लोर होती है व्हीकल की उसको हम कनेक्ट करते हैं लोअर पार्ट ऑफ द व्हीकल विद द हेल्प ऑफ शोकर्स और स्प्रिंग। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जब आपके पास व्हीकल जो है वो मूव करता है कहाँ पे, रफ रोड पे या सरफेस पे, तो जो फोर्स जर्क से ट्रांसमिट होती है फ्लोर ऑफ द व्हीकल पे, तो शोकर इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। जो शोकर है उसका टाइम क्या करते हैं, टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। द फोर्स ऑफ द जर्क्स टू द फ्लोर ऑफ द व्हीकल, hence less force is experienced by the passengers or goods in the vehicle। तो वहाँ पे जो पैसेंजर जो उसमें सीट होता है बैठा होता है उसको कम फोर्स जो है वो, कम जर्क जो है वो लगती है, ठीक है, वो कम फोर्स को फील कर पाता है जर्क की। तो इसी तरह से बड़ी सारी एप्लीकेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। तो कृपया आप प्लीज़ यू हैव टू सी द बुक एंड यू हैव टू रीड द एप्लीकेशंस, आफ्टरवर्ड्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, no, next topic we will discuss. So that topic is what here, the topic is related with that impulse। नो व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? देखिए इम्पल्स की मैं बात करूं तो फोर्स इनटू टाइम, बड़ी सिंपल सी बात है। जब कभी भी आप क्या काम करते हैं, फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब फोर्स को आपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके पास इम्पल्स दे देगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन के लिए छोटी सी डेरिवेशन है, इसकी डायमेंशंस फार्मूला क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी निकाल के। तो देखो सबसे पहले हमने बात की किसकी, इम्पल्स की। तो इम्पल्स की जब हमने बात की तो मैंने बोला कि जो इम्पल्स होता है वो आपके पास जे जो होता है वो आपके पास एफ इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है। मैंने फोर्स की जो यूनिट निकाली वो आपके पास कितनी आ गई, न्यूटन। टाइम की यूनिट आपके पास आ गई सेकेंड, तो ये आपके पास बना न्यूटन पर सेकेंड। ये किस में आ गई, ये आपके पास आ गई एसआई सिस्टम में, ठीक है। उसी तरह से आपने सीजीएस सिस्टम में निकालना है, तो फोर्स का यहाँ पे क्या बन गया, डाइन। टाइम का क्या बन गया, सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डाइन, डाइन पर सेकेंड आ गया। तो ये जो आपके पास यूनिट बन गई वो आपके पास किस में बन गई, ये बन गई आपके पास सीजीएस सिस्टम में। तो ये आपके पास आ गई सीजीएस सिस्टम में, आपके पास यूनिट आ गई, ठीक है। तो देखो बड़ी सिंपल सी हम आगे भी बात करते हैं। मैंने आगे बात की आपके पास, मैंने बोला कि जो डी जे होता है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे ये बोला गया कि जो डी जे आपके पास आता है वो आता है एफ इंटू डी टी। अभी जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आपके पास ये है डी जे, और इसको आपने क्या बोला, एफ इंटू डी टी के बराबर, इसको आपने बोला टी वन, इसको आपने बोला टी टू। फिर आपने क्या काम कर दिए, यहाँ से फोर्स आपने बाहर ले ली, इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आ गया टी, इसको आपने बोला टी वन, इसको आपने बोला टी टू, आपने एफ बार लिया, फिर आपने अपर लिमिट पुट कर दी टी वन माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी टी टू। जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो एफ इंटू आपके पास आ गया डेल्टा टी। तो ये आपके पास आ गया जे। तो आपके पास जो जे आया वो एफ इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास इम्पल्स होता है वो प्रोडक्ट होता है किस किस का, वो आपके पास फोर्स और टाइम का, ठीक है। और अब इसके डायमेंशंस फार्मूला था उसकी भी बात करेंगे। देखिए डायमेंशंस फार्मूला की बात करने से पहले जो छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया उसको मैं यहाँ पे भी पेपर में भी बता देता हूँ कि कैसे किया था। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आया, मैंने बोला डी जे, और डी जे आपके पास आता है एफ इंटू डी टी के। फिर आपने इसको जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये जे आ गया, एफ आ गया, एफ बार आ गया, फिर आपने यहाँ पे बोला टी वन टू टी टू, और ये आया डी टी। फोर्स आपके पास बाहर आ गई, डी टी की इंटीग्रेशन हुई टी, और यहाँ पे आया टी वन, यहाँ पे टी टू। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो एफ आपके पास ऐसे आ गया, टी टू आपके पास आगे आ गया, फिर माइनस टी वन आ गया, और टी टू माइनस टी वन जो है वो आपके पास आता है डेल्टा टी। तो जे आपके पास आया एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो इम्पल्स आपके पास किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। मतलब जो इम्पल्स होता है वो आपके पास इक्वल होता है फोर्स और जितने टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लग रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इम्पल्स आएगा। अभी यहाँ पे ये बोला गया कि जो इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इम्पल्स की वो सेम होती है जैसे आपके पास किसकी होती है, फोर्स की, ठीक है। अभी देखिए मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब ये डायमेंशंस फार्मूला की बात करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो इम्पल्स होता है वो आपके पास आता है फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी। फोर्स जो मेरे पास आता है वो आपके पास आया एम एल टी माइनस टू, और फिर आपके पास आ गया डेल्टा टी का आपके पास आ गया टी।
ठीक है। देन व्हाट वी आर गेटिंग, हमारे पास आएगा m इंटू एल, यहाँ पे आएगा t माइनस टू प्लस वन, और आपके पास यहाँ पे आया m एल टी माइनस वन। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास आया m एल टी माइनस वन, और ये आपके पास किसका डायमेंशन फार्मूला आ गया, इम्पल्स का। ठीक है, तो ये आपके पास इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला आ गया। तो देखिए यही यहाँ पे निकाला गया है इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो इसकी यूनिट्स बता दी, न्यूटन सेकेंड्स होती हैं इम्पल्स की। फिर मैंने क्या बात की, फिर मैंने बात की आपके पास डायमेंशंस फार्मूला की। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने लिखा एम एल टी माइनस टू, ये था टी, तो आपके पास आया एम एल टी माइनस वन आ गया। फिर मैंने ये बोला कि आपके पास बोला कि कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ एन एवरेज फोर्स ऑफ टू न्यूटन। आपको कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ एन एवरेज फोर्स, आपको एवरेज फोर्स जो 2 न्यूटन है किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, ठीक है, जिसके लिए टाइम इंटरवल जो है 10 मिली सेकेंड्स है, उसके लिए आपने क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स आपके पास आता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स आपके पास आ गई 2, और जो टाइम था आपके पास 10 था, उसको मिली सेकेंड में चेंज कर लिया, तो 2 इंटू टेन रेज़ पावर माइनस थ्री आ गया। बेसिक जैसे पावर से ऐड करेंगे तो 2 इंटू टेन रेज़ पावर माइनस टू न्यूटन सेकेंड आ गया। ठीक है, अभी जो मोस्ट आपके पास आती है वो आपके पास आती है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जब मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात की तो मैंने बोला कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो ये बोलता है कि जो फोर्स होती है वो डी पी अपॉन डी टी होती है। तो जब आपने डी पी निकालना है तो डी पी आपके पास आएगा फोर्स इंटू डी टी के बराबर। ठीक है, तो फिर आपने ये बोला टी इज इक्वल टू, आपने जीरो पुट कर ली, पी इज इक्वल टू पी वन बोल लिया, और टी इज इक्वल टू टी पुट कर लिया, पी इज इक्वल टू पी टू बोला। फिर हम क्या काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा पी वन, ये आएगा पी टू, और ये आएगा डी पी। इसको बोलेंगे जीरो से लेकर टी, और ये बोलेंगे एफ डी टी। फिर आएगा जीरो से लेकर टी इंटू एफ डी टी इंटू डी पी, ये आएगा पी वन से लेकर पी टू। ठीक है, अभी देखो इसके आगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन, आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन जो है उसकी तरह से करेंगे इसको। तो ये आपके पास आता है एफ, और ये आपके पास आता है जीरो से लेकर टी इंटू डी टी, और ये आपके पास फिर आ जाएगा पी वन से लेकर पी टू, और यहाँ पे आपके पास आएगा डी पी। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, एफ ऐसे आ गया। फिर आपके पास आ जाता है डी टी का, आपके पास क्या बन जाएगा टी, तो फिर ये लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी, डी पी का आपके पास बनेगा पी, यहाँ पे पी वन आएगा, यहाँ पे पी टू आएगा, इसको बोलेंगे एफ, और इसको बोलेंगे टी, बोलेंगे माइनस जीरो, और यहाँ पे आपके पास आएगा पी टू माइनस पी वन आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इंटू टी, और ये आएगा पी टू माइनस पी वन, और इसको बोल देंगे जे। तो जे आपके पास आ गया पी टू माइनस पी वन के बराबर। तो आप सिंपली ये बोल पाएंगे कि जो इम्पल्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, तो यही आपके पास थी बात, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास ये था, तो आपके पास ये आपके पास आ गया एफ इजिकल जीरो टू टी डी टी, और यह पी वन से लेकर पी टू डी पी हो गया। और फिर आपने बोला एफ, और आपने डी टी को बोल दिया टी, जीरो से लेकर टी तक, डी पी की इंटीग्रेशन आई पी, और यह पी वन से लेकर पी टू तक। फिर आपने एफ बोल दिया, ये टी अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। फिर आपने पी को लिखा, यहाँ पे पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन आ गया। एफ इंटू टी की जगह पे आपने डेल्टा टी लिखा, तो यह पी टू माइनस पी वन, और जब आपने यहाँ पे लिखा एफ इंटू डेल्टा टी, और वो होता है जे के बराबर, तो जे आपके पास हो गया पी टू माइनस पी वन, और इसको आपने बोला इम्पल्स। दस इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जो इम्पल्स होता है किसी भी फोर्स का वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, और इसको आप बोल देते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बोला कि एफ इंटू डेल्टा टी जो पी टू माइनस पी वन के बराबर होता है, तो एफ आपके पास होगा पी टू अपॉन पी वन अपॉन डेल्टा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो बाकी जो है वो आपको जो टॉपिक्स होंगे वो बताए जाएंगे। उसमें जो एक टॉपिक हमारे पास अभी आता है वो आपके पास आता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोला जाता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में उसमें ये बोला जाएगा,
जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ होगा उसमें बोलेंगे कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने कोई भी चीज़ रखी थी तो उसमें आपके पास क्या होगा, हमेशा ही इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे मैंने मान लिया, सपोज किया कि मैं फोर्स लगाता हूँ किसी वॉल पे, दीवार पे फोर्स लगाता हूँ, जितनी मैं फोर्स दीवार पे लगा रहा हूँ तो दीवार भी उल्टा मेरे उस उतनी ही फोर्स के साथ फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे बोल पाएंगे कि F12 जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनस F21 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल पाएंगे कि F12 जो है वो फोर्स जो होती है वो फर्स्ट पार्टिकल पे लग रही है, किसके कारण, ड्यू टू द सेकेंड। और आप ये बोलेंगे कि F21 जो है वो फोर्स लग रही है सेकेंड पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू द फर्स्ट। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं वो हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होती है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, ये हमेशा ही पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यदि आपके पास किसी बॉडी के ऊपर एक्शन लग रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या देगी, रिएक्शन देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी टेबल के ऊपर बुक रखी है तो वो जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, मीन वो एक्शन है, लेकिन जो टेबल का सरफेस है वो उसको क्या दे रहा है, रिएक्शन लग रहा है। और रिएक्शन ऑलवेज जो होता है आपके पास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, किसी एक केस में ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन जो है वो अलग हो, लेकिन मोस्टली जो है रिएक्शन अपवर्ड लगता है और वेट क्या करता है, डाउनवर्ड ही लगता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नोट में मेरे पास ये आता है कि जो न्यूटन के सेकेंड लॉ है उसको हम फंडामेंटल लॉ बोलते हैं। और जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है, फंडामेंटल लॉ इसलिए बोलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को क्योंकि जो न्यूटन का सेकंड लॉ उससे हम जो है आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपा जो मैंने ये वीडियो बनाई है उसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।